अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एकलेशिया को कि एकलेशिया क्या होता है। एकलेशिया हमारा टॉपिक नंबर 6 है, जीआईटी डिसऑर्डर यूनिट 1 का। और हमारा सब्जेक्ट जो है वो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेमेस्टर 3। एकलेशिया क्या होता है? एकलेशिया एक वो कंडीशन है जब हमारे फूड पार्टिकल्स एसोफेगस के ज़रिए पास हो जाते हैं लेकिन वो स्टमक तक नहीं पहुंचते। उसकी वजह ये होती है कि जो एसोफेगस है, जो हमारा मस्कुलर ट्यूब है, उसके मसल जो हैं वो रिलैक्स नहीं होते हैं, यानी कि वो खुलते नहीं हैं और वो चिपके होते हैं आपस में, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, रिलैक्स नहीं होते, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स होता है वो एसोफेगस के अंदर ही पड़ा होता है और एसोफेगस के अंदर प्रेशर जनरेट हो जाता है। एक किस्म का बेलून गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है और जिसकी वजह से शदीद दर्द होता है और इस कंडीशन को हम एकलेशिया कहते हैं। एकलेशिया इज़ अ सीरियस एंड रेयर डिसऑर्डर ऑफ एसोफेगस दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर फूड एंड लिक्विड टू पास इनटू योर स्टमक। जैसे मैंने पहले बताया कि एसोफेगस जो होता है ये मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ट्यूब है और इसको नर्व के ज़रिए, यानी कि ब्रेन से इसको नर्व के ज़रिए सिग्नल मिलते हैं, स्टिमुलेशन मिलती है और उस स्टिमुलेशन की वजह से एसोफेगस जो है कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जो हम निगलते हैं एसोफेगस की तरफ, जब वो जाते हैं तो वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वो फूड पार्टिकल हमारे स्टमक तक पहुंच जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। कंट्रैक्ट का मतलब चिपक जाते हैं, एसोफेगस मसल जो है कड़क हो जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैदे का जो कंटेंट होता है, जो मैदे का मटेरियल होता है, वो वापस मुँह की तरफ नहीं आता, वापस एसोफेगस के ज़रिए नहीं आता। जैसे कि एक डिज़ीज़ है जिसे हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें ये सूरत-ए-हाल होता है। तो इस तरह जब ये रिलैक्स नहीं होते तो एसोफेगस के जो वॉल है वो बंद हो जाता है और फूड पार्टिकल्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली स्टमक तक नहीं पहुँचते और इस कंडीशन को हम एकलेशिया कहते हैं। तो आप एकलेशिया को देख सकते हो, यहाँ पे ये स्टमक का पोर्शन है और स्टमक के पोर्शन में लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स जो हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। लेकिन जब नर्व डैमेज हो जाते हैं, यहाँ पे नर्व पाए जाते हैं जिसके ज़रिए ब्रेन से स्टिमुलेशन मिलती है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को, जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इसके नतीजे में एसोफेजियल स्फिंक्टर जो हैं ये रिलैक्स नहीं होते। तो ये नॉर्मल एसोफेजियल स्फिंक्टर है। आप यहाँ पे एबनॉर्मल एसोफेजियल स्फिंक्टर को देख सकते हो। एबनॉर्मल एसोफेजियल स्फिंक्टर जो हैं ये रिलैक्स नहीं होते। जब ये रिलैक्स नहीं होते हैं तो ये, यानी कि ये बंद हो जाते हैं और जिसके नतीजे में फूड पार्टिकल्स जो हैं वो मैदे तक नहीं पहुँचते। अब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर डजंट रिलैक्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये खुलते नहीं हैं, ये रिलैक्स नहीं होते और इसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स है वो मैदे तक नहीं पहुंचता और जो एसोफेगस है वो बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूज जाता है। इसके टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं और ये टाइम टू टाइम जो है एसोफेगस की, यानी कि एकलेशिया जो है इसमें ये यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस पाए जाते हैं और उस स्टेजेस के साथ एकलेशिया की जो सिम्टम्स है वो सीवियर होते जाते हैं, मज़ीद बढ़ते जाते हैं और ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। इसके कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में सबसे पहले है हेरिडिटरी, यानी कि ये जेनेटिक्स है, नस्ल दर नस्ल ये डिसऑर्डर जो है ट्रांसफ़र हो सकती है। सेकंड, ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन वो कंडीशन होता है जब हमारे इम्यून सेल के, यानी कि टी सेल और बी सेल, वो हमारे ही ऑर्गन के ख़िलाफ़ अनफॉर्चुनेटली एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और इसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। थर्ड नंबर पर एसोफेजियल कैंसर है, यानी कि एसोफेगस के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना। फोर्थ नंबर पर जो है इन्फेक्शन डिजीज़ है, यानी कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी एकलेशिया कॉज हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, यानी कि डिजीज़ किस तरह बनती है, किस तरह एकलेशिया बन जाती है, तो इसमें दो फैक्टर्स हैं, या तो ये वायरल इन्फेक्शन होगा या ऑटो इम्यूनिटी होगी और या ही जेनेटिक्स हो सकता है। इसके नतीजे में ऑटो एंटीबॉडीज़, यानी कि अपने ही एंटीबॉडीज़ अपने ही ऑर्गन को, अपने ही स्पेसिफिक पार्ट के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगी और इसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन होगी और जब इन्फ्लेमेशन होगी तो नर्व सेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे और जिसकी वजह से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम नहीं होगा और इस सूरत हाल को हम एकलेशिया कहते हैं, यानी कि इसमें एक डिजीज़ बन जाएगी जिसे हम एकलेशिया कहते हैं। एकलेशिया की मैनिफेस्टेशन की बात करें तो सबसे पहले पेन होगा और डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, यानी कि चेस्ट पेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा, बेचैनी सी महसूस होगी, वेट लॉस होगा, हार्ट बर्न होगा और इसके अलावा खाना खाने के बाद जो है कांस्टेंट पेन होगा, यानी कि मुस्तकिल पेन होगा। और पाँचवें नंबर पर डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, इसका मतलब जिसे मेडिकल टर्म्स में डिस्फेजिया कहते हैं, यानी कि खाना निगलने में दुश्वारी होगी। और रिगरगाइटेशन जो है, रिगरगाइटेशन का मतलब ये है कि जो फूड और लिक्विड खाते हैं तो वो डायरेक्टली मुंह की तरफ वापस रिपल हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है,
जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो बंद होते हैं, रिलैक्स नहीं होते और इसकी वजह से फूड पार्टिकल्स स्टमक तक नहीं पहुंचते। कॉम्प्लिकेशन में वेट लॉस, नमूनिया और एसोफिजाइटिस, इसके साथ साथ एसोफेजियल कैंसर शामिल है। कॉम्प्लिकेशन से मुराद कि ये रिस्क फैक्टर है, इससे ये भी हो सकता है वेट लॉस, यानी कि वेट लॉस जब फूड पार्टिकल स्टमक में नहीं जाएंगे तो बॉडी के अंदर माल न्यूट्रिशन होगी, बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी लेकिन रिक्वायरमेंट मिल नहीं पाएगी और इसके नतीजे में हमारी बॉडी के जो फैट सेल होंगे और उसके अलावा जो ग्लाइकोजन होंगे वो टूटेंगे और बॉडी का वेट डिक्रीज़ होगा। नमूनिया के चांसेस इस तरह है कि नीचे तो एसोफेगस ब्लॉक होता है, तो रिपल्जन में जिसे हम रिफ्लक्स कहते हैं, रिफ्लक्स होगा और वो रिफ्लक्स ट्रेकिया के ज़रिए हमारे फेफड़ों में भी जा सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, यानी कि फेफड़े हैं वो भी मुतासर हो सकती है और इस कंडीशन को हम नमूनिया कहते हैं। एसोफेजाइटिस यानी कि एसोफेगस का फूल जाना, तो ये तो ऑलरेडी एकलेजिया का सिम्टम है। एकलेजिया में एसोफेजाइटिस होता है। एसोफेजियल कैंसर, इससे एसोफेजियल कैंसर भी हो सकता है। एकलेजिया के जो कॉम्प्लिकेशन है ये मज़ीद बढ़ सकते हैं। एकलेजिया कैन गिव राइज टू मैनी कॉम्प्लिकेशन इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, यानी कि अपने वक्त पे इसका इलाज नहीं किया तो इससे ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन जो है पैदा हो सकती है। दिस कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड बैक फ्लो ऑफ फूड एंड एसिड इनटू द एसोफेगस। इससे ये होगा कि बैक फ्लो होगी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फूड और एसिड जो है वो रिफ्लक्स हो सकते हैं और अगर फूड जो है वो लंग्स के अंदर दाखिल हो गए तो इससे नमूनिया होगा और इसके साथ साथ एसोफेगस भी इससे टियर हो सकता है, एसोफेगस भी इससे जो है वो फट सकता है क्योंकि एसोफेगस के ऊपर प्रेशर जनरेट हो जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट में जो है ओरल मेडिकेशन है, कुछ ऐसे मेडिकेशन देने होंगे, ऐसे मेडिसिन देने होंगे जिससे एसोफेगस के लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाए, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से जो है जो कैल्शियम चैनल होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे और एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। इसके अलावा बेलून इन्फ्लेशन यानी कि गुब्बारा फुलाना, इससे ये होगा कि जब गुब्बारा फुलाया जाएगा पेशेंट से तो एसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर प्रेशर जनरेट हो जाएगा और वो प्रेशर जो है एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा। तीसरे नंबर पर जो है बोटुलिनम टॉक्सिन जो है इसको भी इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल किया जा सकता है ताकि हमारे जो एसोफेगस के स्फिंक्टर मसल है वो रिलैक्स हो जाए। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है एसोफेगोमायोटोमी यानी कि कटिंग ऑफ एसोफिजियल स्फिंक्टर मसल्स, जो एसोफिजियल स्फिंक्टर मसल्स हैं जो कंट्रैक्ट कर जाते हैं और रिलैक्स नहीं होते, उसकी कटिंग को एसोफेजोमायोटोमी कहते हैं। ये सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल प्रोसेस है और इसे हम लेप्रोस्कोपिक मायोटोमी भी कहते हैं। मायो कहते हैं मसल्स को और टोमी कहते हैं कटिंग को। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी कलेजिया के पेशेंट के लिए, तो पेशेंट को इनकरेज करना होगा, पेशेंट को बताना होगा कि वो स्लोली खाना खाए और कम मिकदार में खाए, यानी कि कम मिकदार में स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील खाए। इसके अलावा जो फ्लूइड है, जो वॉल्यूम है, वो कम मिकदार में पिए, यानी कि आहिस्ता पिए ताकि एसोफेगस के ऊपर प्रेशर जनरेट ना हो। इसके अलावा जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन रखना होगा और ऐसी दवाइयाँ लेनी होगी जो पेन में, यानी कि पेन रिलीवर होंगे, जिससे पेन रिलीव हो जाए, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होंगी, नर्सेज वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंटासिड यानी कि एंटासिड एक किस्म की दवाई है, एक किस्म की मेडिकेशन है जिससे एसिड स्टमक और एसोफेगस के एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो पेशेंट को एंटासिड मेडिकेशन देने होंगे। इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को जो है मोटिवेट करना होगा ताकि वो एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ना जाए और पेशेंट के डाइट और लाइफस्टाइल पर फोकस करना होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्स कैसे डायग्नोस करेगा एक पेशेंट को रिलेटेड टू एकलेजिया, तो सबसे पहले पेशेंट कंप्लेन करेगा डिस्फेजिया की, यानी कि उसको खाना निगलने में दुश्वारी होगी। सो इसे हम ए पेरिस्टालसिस कहते हैं, मीन के एब्सेंस ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। दूसरा है बैक फ्लो ऑफ फूड रिलेटेड टू नर्विंग ऑफ एसोफेजियलाइटिस। बैक फ्लो होगी, फूड जो है वापस मुंह की तरफ आएगा क्योंकि नीचे से जो एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं होते। हार्ट बर्न रिलेटेड टू रिफ्लक्स ऑफ फूड, सीने की जलन होगी फूड रिफ्लक्स की वजह से। पेन रिलेटेड टू स्पाज्म ऑफ द एसोफिजियल मसल्स, पेन होगा, पेशेंट पेन के बारे में बताएगा और वो पेन रिलेटेड होगा एसोफिजियल मसल्स की स्पाज्म से, यानी कि एसोफिजियल की सूज जाने से। एंजाइटी और स्ट्रेस ये भी नर्सिंग डायग्नोसिस में शामिल है रिलेटेड टू एकलेजिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस लेक्चर में हमने एकलेजिया को डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डायवर्टिकुलर डिजीज़।